सीबीआई को मिली है बड़ी सफलता। मोनिका कपूर 26 साल के बाद भारत पहुंचेगी। दरअसल 26 साल पहले मोनिका के ऊपर आर्थिक अपराध को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। उसके पास 16 से ज्यादा लाइसेंस थे। इसी लाइसेंस के आधार पर धोखाधड़ी की गई और 26 साल से मोनिका फरार बताई जा रही है। अब मोनिका की अमेरिका में गिरफ्तारी हो चुकी है। अमेरिका की एक कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है और सीबीआई अब उसे प्रत्यार्पण करके भारत लेकर आएगी। सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस भी मोनिका को लेकर के इंटरपोल के पास जारी किया था और उसी के आधार पर अब मोनिका कपूर की गिरफ्तारी हुई है और भारत प्रत्यार्पण के लिए भी पूरा मामला साफ हो गया है। उम्मीद यह है कि बुधवार देर रात तक मोनिका कपूर को राजधानी दिल्ली लेकर आया जा सकता है। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड। दिल्ली की पटियाला हाउस स्पेशल कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को अब 13 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है। 13 अगस्त को तहव्वुर राणा के ऊपर नई चार्जशीट के ऊपर भी सुनवाई की जाएगी। हालांकि तहव्वुर राणा, डेविड कोल्डमैन हेडली और अन्य आतंकियों के ऊपर इससे पहले 2011 में भी चार्जशीट दायर करके बताया गया था कि किस तरीके से उसके पाकिस्तान के कनेक्शन है और 26/11/2008 के मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के तौर पर तहव्वुर राणा काम कर रहा था। उसने दिल्ली से लेकर के मुंबई में रेकी भी की थी। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने शिकागो अमेरिका से गिरफ्तार किया था और अप्रैल के महीने में उसे भारत लेकर आया गया था। तहव्वुर राणा ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सामने ये कबूला है कि किस तरीके से शिकागो में और उससे पहले कनाडा में प्लेसमेंट सेल और टूरिज्म के नाम पर CIA से बचकर के ISI के साथ काम करने के लिए एक प्लेसमेंट सेल चलाया था। इससे पहले तहव्वुर राणा खाड़ी युद्ध 1 में भी पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर के तौर पर काम कर चुका है। तहव्वुर राणा ने बहुत सारा कबूलनामा स्वीकारा है और इसी के आधार पर अब दूसरी चार्जशीट भी दायर की गई है और 13 अगस्त यानी अगली सुनवाई पर उस पर भी बहस की जाएगी। कैमरा सहयोगी राकेश सिंह रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में आज आधा दर्जन से ज़्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिली और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो PWD का था। 1640 करोड़ की लागत से जो B ग्रेड के पुल हैं उनको A ग्रेड में कन्वर्ट किया जाना है, या तो वो उनका पुनर्निर्माण होगा या उनका रिनोवेशन होगा। इसमें 1640 करोड़ में 80% फंड ADB से आएगा और 20% राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके लिए अलग से एक प्राधिकरण यानी एक PMU बनाया जाएगा और एक सीनियर IAS उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा जो इस बात की देखभाल करेगा कि पुलों का जो हमने एक ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो लागू किया जा रहा है, वो सही से क्रियान्वित हो जाए। इसके अलावा सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस में उसके ढांचे को पुनर्गठित कर दिया गया है और उसमें पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 कर दी गई है। इसके अलावा जियो थर्मल पॉलिसी को भी बहुत लंबे समय से ऊर्जा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सोनर उस पर लगे हुए थे, तो उस पॉलिसी को आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यानी पृथ्वी के भीतर किस तरह की ऊर्जाएँ हैं, भूकंप समेत, उनको जाँचा जाएगा, कहाँ उनसे ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। इस पर जो है एक अभियान चलेगा और एक अनुसंधान किया जाएगा। इसके लिए विदेश गई टीम अपना एक अध्ययन करके लौट भी आई है। इसके अलावा कई और चीज़ें हैं जिनको किया गया। राज्य कर विभाग में डिजिटल फोरेंसिक लेबोरेटरी की स्थापना भी होगी और वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण से भी जुड़े हुए कुछ इशू थे, तो इसी तरह से आज कैबिनेट में कई बड़े प्रस्ताव आए जिनको चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। कानपुर में पहले डीएम और सीएमओ के बीच में जमकर घमासान हुआ और इसके बाद सीएमओ को उनके पद से हटा करके सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब यह घमासान 2 सीएमओ के बीच हो गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि बोर्ड में नाम लिखा हुआ है डॉक्टर उदयनाथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर, जबकि कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो डॉक्टर
हरिदत्त नेमी हैं, जो कि यहाँ से सस्पेंड हुए थे। कोर्ट ने उन्हें राहत दी और कोर्ट से राहत मिलने के बाद आपने अपना कार्यभार दोबारा संभाल लिया है। लेकिन जब कार्यभार संभाला तो सुबह स्थिति दूसरी थी। जब आपने कार्यभार संभाला तो इसके बाद जो डॉक्टर उदयनाथ हैं वो भी यहाँ पर आकर के बगल में कुर्सी डाल करके बैठ गए। तनाव को देखते हुए पूरे परिसर में बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई। पुलिस बल अब यहाँ से जा चुका है और डॉक्टर हरिदत्त नेमी अपनी कुर्सी यानी सीएमओ कानपुर नगर की कुर्सी पर विराजमान है। वहीं दूसरे कमरे में डॉक्टर उदयनाथ भी बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एक दूसरा कमरा है जहाँ पर डॉक्टर उदयनाथ जी मौजूद हैं, जो कि सुबह अपने कमरे पर गए थे। सर ये बताइए, सुबह आप अपने कमरे पर गए थे जहाँ पर सीएमओ बैठते हैं, आप सीएमओ के पद पर तैनात हैं, उसके बाद क्या हालात बने यहाँ पर? कोर्ट से एक आदेश इनके सस्पेंशन में के लिए आया था कि इनके सस्पेंशन स्थगित किया जाता है, और उसी आदेश को लेके आके जो है 9 बजे, पौने 9 बजे आके उस कमरे में जाके बैठ गए। फिर हमने जब 9 सवा 9 पे हम जब आए तो देखे थे बैठे हुए थे। हमने पूछा भी, हाथ मिलाए, पूछे कि भाई शासन से कोई आपको आदेश कोर्ट से आया, लेकिन तो प्राप्त आप शासन से कोई आदेश मिला होगा तो आप लेके दिखाइए। तो ऐसा कुछ उन्होंने जवाब नहीं करने, कोर्ट के आदेश से ही हम आए हैं। आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा है कि आज की तारीख में कानपुर नगर का सीएमओ आखिर है कौन। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। राजधानी लखनऊ का लुलु मॉल एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल इस बार धर्मांतरण और महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर के लुलु मॉल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक महिला कर्मचारी यहां पर काम कर रही थी, उसके साथ दुष्कर्म और जबरन धर्मांतरण का और उत्पीड़न का उसने आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी के बाद सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच धर्मांतरण गिरोह से संबंधों के एंगल से भी कर रही है। युवती के अनुसार कुछ दिनों के बाद फरहाद ने उस पर इस्लाम कबूल करने का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अगर मॉल में नौकरी करनी है तो इस्लाम अपनाना होगा। पटाना से तंग आकर विरोध किया तो फरहाद ने उसके साथ गाली गलौज, मारपीट की, जलती हुई सिगरेट चोट से दागा और नौकरी से निकाल देने की धमकी दी। फिलहाल इन तमाम चीज़ों पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, पूछताछ जारी है। फरहाद से डीसीपी निपुण अग्रवाल का कहना है कि सभी एंगल के माध्यम से इस पूरे विषय पर जांच की जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई भी हुई। दरअसल इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस फिल्म के जरिए एक धर्म को निशाना बनाया गया है और समाज में इससे खराब संदेश जाएगा। इसी को लेकर सुनवाई हुई तो सुनवाई के बाद सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ने कहा, जो कि सेंसर बोर्ड है, उसने ये बताया कि इस पूरे मामले में जो भी ऐसे सीन्स थे उनको काट दिया गया है। जिसके बाद खुद कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा कि इस मामले की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश के जबलपुर और भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसी बीच जबलपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने का मेल सामने निकल के आया है। एक सप्ताह में ये दूसरा मेल है जब जबलपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि जबलपुर एयरपोर्ट के प्रबंधन का ये कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी आने जाने वाले यात्रियों की विशेष चेकिंग की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस व्यक्ति ने ये मेल किया है। बहरहाल एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसकी एफआईआर कर दी है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश के तमाम एयरपोर्टों को इस प्रकार से धमकी देकर बम उड़ाने की जो चेतावनी दी जा रही है, उसके पीछे कौन शातिर माइंड है। अधिकारियों ने सूचना दी कि पुनः एक धमकी भरा मेल आया। इस तारतम्य में एक मॉक ड्रिल भी वहां पर की गई, पूरी सर्चिंग की गई बीडीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा। अज्ञात जो व्यक्ति जिसने मेल किया है
उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसमें साइबर टीम की मदद से हम उसकी ये अज्ञात व्यक्ति जिसने मेल किया है उसका पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट को लेके अब खास बात यह है कि जबलपुर एयरपोर्ट में जिस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आने जाने वाले की विशेष चेकिंग की जा रही है और इस बात की नजर रखी जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति एयरपोर्ट के अंदर तो नहीं पहुंच गया है। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राजस्थान के चूरू में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल रतनगढ़ के पास एक गांव में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 फाइटर शहीद हो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय वायुसेना की तरफ से एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठित किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। दरअसल आज दोपहर में अचानक से स्थानीय जो गाँव के लोग थे उनको एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद सबसे पहले मौके पर गाँव के लोग पहुँचे। उसके बाद में संबंधित थाने की जो पुलिस थी वो मौके पर पहुँची, स्थानीय प्रशासन था वो मौके पर पहुंचा। लेकिन हादसा ये इतना विवश था कि शव के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। बहरहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन अब तक पिछले 5 महीनों की बात की जाए तो देश भर के अंदर अलग अलग हादसों में 3 जगुआर जो फाइटर जेट हैं उनके हादसे सामने आ चुके हैं, जिससे बड़े सवाल खड़े होते हैं। सहयोगी राजू चौधरी, आशुतोष शर्मा, राजस्थान। आज सुबह जो गुजरात में गंभीरा ब्रिज की जो दुर्घटना हुई थी, रेस्क्यू का काम चल रहा है। खास करके जो बड़ौदा की ओर से जो टीम है, NDRF की और पुलिस की टीम और स्थानीय कार्यालय की टीम, और जो 10 से ज़्यादा जो वाहन गिरे हुए थे वो अभी निकालने की कामगिरी चल रही है। खास करके जो बात बता रहे हैं हम, जो ये इस रूट का ऑल्टरनेटिव है, तो गुजरात में इनके करीब 2 और पुल है, तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जोड़ने वाले जो वाहन व्यवहार था वो सुचारू रूप से सुबह से चल रहा है। खास करके पुल की जब बात करते हैं तो शायद ये जब जानकारी मिली है तो 85 में ये पुल बना था, लगभग गिनते हैं तो 35 साल हो गए, लेकिन हर साल इनकी मरम्मत हुई थी। लेकिन गुजरात में करीब लास्ट हफ्ते से बारिश ज़्यादा थी, तो एक वजह ये भी होती थी ज़्यादा बारिश के कारण, लेकिन प्रशासन अभी ये ढूंढ रहा है कि पुल गिरा क्यों। लालजी पानसुरिया, आनंद। बिहार के कटिहार में उदयपुर कामाख्या एक्सप्रेस आज बेपटरी हो गई। सुबह करीब 11:15 पर यह घटना हुई, जहां पर कटिहार स्टेशन से पहले उदयपुर कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो बेपटरी हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन का जो पेंट्री कार होता है उसका चक्का जो है वो रेल की लाइन से उतर गया, जिसके बाद करीब 1 किलोमीटर तक वो बोगी जो है वो घसकाई गई। हालांकि इस दौरान जो पायलट होते हैं उनके सूझबूझ से हादसा जो है वो टल गया, किसी के हताहत की खबर नहीं आई। हालांकि जो ट्रेन करीब 1 किलोमीटर तक घसटाते रहा, उस वजह से जो रेलवे लाइन होता है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे बनाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। कटिहार के पास उदयपुर कामाख्या एक्सप्रेस जो है वो बेपटरी हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट सतिन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी, यूके। इस वक्त हम मौजूद हैं छांगुर के पुराने घर पर। ये पुश्तैनी मकान हुआ करता था यहाँ पर छांगुर का, और बाद में वो यहाँ से जाकर रोड के किनारे उसने अपनी कोठी बनाई। उसने ये भी सोचा था कि इस जगह को तोड़कर, यानी जो यहाँ पुराना मकान था उसको तोड़कर नया मकान बनाएगा। इसके लिए बाकायदा यहाँ बिल्डिंग मटेरियल भी गिरा हुआ है, लेकिन इसी दौरान उस पर जो निगाह पुलिस की आ गई और उसको लेकर जो जांच पड़ताल थी वो शुरू की गई। आसपास के लोगों से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर बचा जाए। यही वो घर है जहाँ से पहले छांगुर का पिता यहाँ पर रहता था और फेरी का काम करता था, कपड़े बेचने का काम करता था। बाद में छांगुर ने इस काम को शुरू किया और धीरे धीरे नग बेचने के धंधे में आया और धर्मांतरण करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर ली। तो गांव के बीच में बहुत छोटी सी ये जगह है, 1 बिस्वे के आसपास मुझे लग रही है ये जो जगह है, और ये माना जा रहा है कि एकदम सकरी गलियों में है। छांगुर जरूर चाहता था यहाँ कि उसके पुश्तैनी मकान पे कुछ ना कुछ जो ज़रूर हो, कुछ ना कुछ और बना लिया जाए, तो लेकिन वो समय आ नहीं पाया, वो बन नहीं पाया। और जो आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं। ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की सकरी गलियाँ थी। ये गलियों से ही उसका पुराना घर आता था, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दिया गया और मुझे लगता है कि मलबा भी आस पास रखा गया है। और पहले यहीं पर उसका पुश्तैनी घर हुआ करता था, जिसमें उसके सारे भाई रहते थे। उन भाइयों ने यहाँ पर अपना बसेरा आसपास बना लिया। हालांकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उसकी फैमिली में ही जाकर लोग रहने लगे। तो अभी जो स्थिति है वो एक बहुत ही कंजेस्टेड गांव, बहुत ही कंजेस्टेड गांव में जो लोग हैं
वो रहते हैं और इसी में जो छांगुर था उसका ये पुश्तैनी मकान था और इसी जगह से उसने जो फेरी और नक का काम शुरू किया और अरबों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली। वुडले राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। बलरामपुर के उतरौला में छंगुर बाबा के जो मकान था उस पर चल रही जेसीबी की कार्रवाई आज के लिए रोक दी गई है। कल भी यहाँ पर बुलडोजर चला था और आज भी जो जेसीबी थी वो सुबह 10 बजे से उसने अपना मोर्चा संभाल लिया था। शाम 5:30 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दिया गया और सभी जेसीबी अब एक साथ लाइन में यहाँ खड़ी करके और उनको कल का समय बताया जा रहा है। कल भी इन जेसीबी को यहाँ पर आना है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में भाग लेना है। जितना मेरी अधिकारियों से बात हुई उससे एक बात पता चली है कि 70% से ज़्यादा जो अवैध स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया गया है। छंगुर बाबा की ये वही 40 कमरों वाली कोठी थी जो अवैध तरीके से ग्राम समाज की ज़मीन पर बनी थी। तो कल सुबह 10 बजे से फिर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। ये जेसीबियाँ फिर यहाँ पहुँचेंगी और इसका जो अवैध निर्माण है स्ट्रक्चर का वो ख़त्म करेंगी, उसको जो है ध्वस्त करेंगी। अभी तक अगर हम बात करें तो आज कुल 9 जेसीबी यहाँ पर काम कर रही थी। सभी जो जेसीबी थी वो सुबह 10 बजे के आसपास ही यहाँ पहुँच गई थी और तब से लगातार जो है बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा था। जो अवैध अतिक्रमण था उसे जमींदोज किया जा रहा था। फिलहाल आज की जो कार्रवाई थी अब वो रोक दी गई है। कल फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। देश भर में बंद का आह्वान किया गया है लेकिन सभी जगह व्यवस्था जो है दुरुस्त नजर आ रही है। इस वक्त मैं ISBT खड़ा हूं और आप ये देख सकते हैं जो व्यवस्था है, बसेस जो हैं वो आराम से यहाँ से आवाजाही हो रही है। ये महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा है जहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि जो बंद है वो बुलाया तो गया है अलग अलग एसोसिएशन द्वारा, अलग अलग संगठनों द्वारा, जो 25 से ज़्यादा संगठन बताए जा रहे हैं जिनमें बुलाया गया है। लेकिन किस तरीके का असर है, लोगों से बात कर लेते हैं। आज सुबह से कुछ बंद का असर नज़र आया है? कोई बंद का असर नहीं है, सारी बसें आ रही हैं सर, अंदर सब चल रही हैं, लगातार बस चल रही है, कोई कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बसें चल रही हैं रोडवेज की, यूपी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, सारी प्राइवेट बसें चल रही हैं, कोई बंद नहीं है सर। सारी बसें खुलेआम आ रही हैं, अभी आपके सामने देख लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जो बस है हरियाणा परिवहन की वो भी यहाँ पर चल रही है, यानी कि जो ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का आह्वान किया था दिल्ली में तो कमोबेश उसका असर नज़र नहीं आ रहा। हर जो अलग अलग देखिए, हिमाचल के बाद यहाँ पर हरियाणा की जो बस है वो भी आपको चलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अन्य जो बसें हैं वो भी आपको चलती हुई नज़र आ रही हैं। किसी तरीके की कोई अव्यवस्था या फिर परेशानी की जैसी स्थिति है वो यहाँ पर कम से कम महाराणा प्रताप जो अंतर्राज्यीय बस अड्डा है यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रही, जहाँ पर बसों की आवाजाही, यात्रियों की आवाजाही और सुचारू रूप से व्यवस्था जो है वो दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, दिल्ली। बिहार में आज महागठबंधन ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 जिलों में ट्रेन रोकी गई और 12 जिलों में जो नेशनल हाईवे हैं उन्हें बंद किया गया। देखिए, इस समर्थन को देने के लिए खुद राहुल गांधी पटना की सड़कों पर उतरे। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए खुद तेजस्वी यादव भी पटना की सड़कों पर रहे। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है जिसको लेकर आज बंद का आह्वान किया गया। दरभंगा समेत कई जिलों में जो है वो ट्रेनों को रोका गया। वहीं दूसरी तरफ पटना, औरंगाबाद, हाजीपुर, भागलपुर ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नेशनल हाईवे को बंद किया गया। एक तरफ जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज महागठबंधन ने आज पटना के अलावा पूरे बिहार में और पूरे देश में बंद का आह्वान किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी, यूके। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और थाना रुपैडिया की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल तलाशी के दौरान एसएसबी
और रुपैडिया पुलिस जब संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी, तभी रेलवे लाइन के किनारे से जाता हुआ एक संदिग्ध युवक जब इस टीम को दिखा तो उन्होंने उसको रोककर पूछताछ की और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि अब टीम ने इसको जेल भेज दिया है। बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक दीपी तिवारी ने ये बताया है कि इस युवक के जो अन्य संपर्क हैं उसकी भी तलाश सघनता से की जा रही है। ये युवक इस स्मैक को नेपाल में ले जाकर सप्लाई करने वाला था, जहां पर युवाओं के भविष्य को नशे में झोंकने की साजिश थी। ये पूरी साजिश अब नाकाम हुई है। लगातार बहराइच पुलिस इस अभियुक्त के अन्य संपर्कों को तलाश कर रही है कि ये और कहां-कहां इस नशे के सामान को सप्लाई करता था और कौन-कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। अब ये अभियुक्त सलाखों के पीछे जा चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज़ स्टेट, बहराइच। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।